बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। 6 महीने 6 हादसे, साल 2025 की शुरुआत हुई और 2025 नई उम्मीदें लेकर आया। लेकिन आधे साल के बीतने के साथ ही 6 महीने के अंदर 6 बड़े हादसे हो गए, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ग्रहों की चाल या किसी बड़ी चेतावनी का इशारा, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। क्या साल 2025 एक मंगल साल है या केतु बन गया है काल? कभी प्राकृतिक आपदा, कभी मानवीय लापरवाही, कभी टेक्नोलॉजी का फेल्योर, तो कभी अचानक आया कहर। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है या कोई खगोलीय संकेत? देश बार बार दहला है, कहीं ज्योतिषीय गणनाओं में छिपा है इसका जवाब। आज इसी बहस में, इसी चर्चा में हम टटोलेंगे 2025 का आधा बीता साल। लेकिन अभी तक ये जो घटनाएं हुई हैं, इसके पीछे की क्या वजह रही? क्या आगे और डरावनी तस्वीर भविष्य दिखा रहा है? ये साल सिर्फ तारीखों से नहीं, बल्कि हादसों से लिखा जा रहा है। और देखिए, अभी सिर्फ 6 महीने बीते हैं, लेकिन 6 महीने में 6 बड़े हादसे। और सबसे बड़ी सदी की जो एक बड़ी दुर्घटना हुई, विमान हादसा। 12 जून 2025 जब अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो जाता है, जो अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है। 2065 जिंदगियां, माफ करिएगा 265 जिंदगियां इस हादसे में खत्म हो गई। 15 जून की तारीख जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटना सामने आई, 7 लोगों की मौत हो गई। 4 जून को एक घटना घटित होती है जब बेंगलुरु में आरसीबी के जुलूस में भगदड़ मच जाती है, 11 लोगों की मौत हो जाती है। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई, जहां धर्म पूछकर आतंकवादियों ने बेगुनाहों को मार दिया। 29 जनवरी 2025 प्रयागराज महाकुंभ, जब 30 लोगों की जान चली जाती है। और इसके पहले 16 फरवरी 2025 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, जिसमें 18 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये जो लगातार हादसे हो रहे हैं 6 महीनों के अंदर, जब 6 बार देश दहला, और सबसे बड़ी घटना, एक सबसे बड़ा जख्म विमान हादसे के रूप में। आखिर क्या वजह है? ग्रहों की चाल कैसे दुनिया का माहौल बदल रही है, इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। पंडित प्रिय शरण त्रिपाठी जी हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका, बहुत प्रणाम आपको। और जी सवाल मेरा सबसे पहला यही है, साल की शुरुआत होती है प्रयागराज महाकुंभ में घटी एक बड़ी घटना के साथ, जब वहां पर भगदड़ मचती है, और 6 महीने बीतते हैं कि सदी की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना, जिसमें 200 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो जाती है। ये जो हादसे लगातार हो रहे हैं, इन्हें ज्योतिष किस रूप में देखता है? देखिए क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो साल है वो बेहद खतरनाक रहने वाला है। वो इस लिहाज से क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि जो शनि राहु की युति होती है, तो वो आमतौर पे बड़े हादसों को ही जन्म देती है। और ये तो हमने पहले ही कहा था कि ये जो साल है वो बेहद खतरनाक होने वाला है, इस लिहाज से कि जो साल है इसमें शनि राहु जो है वो एक साथ आने वाले हैं। और जब कभी भी शनि राहु आते हैं तो एक तरह पिशाच योग बनता है और भीषण रक्तपात की संभावनाएं बनती हैं। ये जब जब शनि राहु का योग आया, खासकर मीन राशि पर, तब तक भीषण रक्तपात की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती हैं। और इसकी अपेक्षा अब थी, मेरा ख्याल है कि मैं कोई 1.5 साल से इस बात को कह रहा हूँ कि आने वाला साल जो है वो बेहद आक्रामक होने वाला है और हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के नज़रिए से हो, चाहे वो युद्ध के नज़रिए से हो, या सामाजिक समरसता के नज़रिए से हो, या फिर
पड़ोसियों के या देशों के द्वेष या साम्राज्यवाद के कारण हो। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जी 1914 से 18, 1939 से 45, ये वो समय थे जब अलग अलग जगहों के अलग अलग देशों का साम्राज्यवाद बहुत चरम पर था। और वैसा ही कोई साम्राज्यवाद अभी आपको दिखाई पड़ रहा है। कहने को बुरा लग सकता है, पर रशिया का साम्राज्यवाद भी एक जगह पर है, अमेरिका का साम्राज्यवाद भी एक पर है, और चीन का साम्राज्य भी एक तरफ है। अगर हम 1914 से 18 की घटनाएं देखें, 1939 से 45 की घटनाएं देखें, तो करीब करीब यही वो किरदार हैं जो अलग अलग समय पर एक जैसा ही रोल प्ले कर रहे हैं। यही रशिया है, यही चीन है। उधर पे हम देखें कि नाटो की सेनाएं हैं, उस समय वो मित्र सेनाएं कहलाती थी, और ये केंद्रीय बल जर्मनी और रशिया के साथ में था। बस इतना फर्क है। अदरवाइज ये जब देखते हैं कि हर 60 सालों में करीब करीब ये घटनाएं होती हैं और देशों की सीमाएं बदलती हैं। दुर्भाग्य से जो हम देख रहे हैं कि 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 ये उन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यदि मैं कहूँ कि अभी इस दुनिया में जो सबसे गंदा वातावरण बन सकता है, तो अभी आने वाले दिनों में इसकी संभावनाएं अभी और हैं। मतलब हमें वैश्विक सौहार्द की ज़रूरत पड़ेगी, व्यक्तिगत धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी और भयंकर पुरुषार्थ की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप देखिए कि जिन देशों में भयंकर भुखमरी है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये भी अपनी रोजी रोटी की बात नहीं करते हैं, ये भी तमंचा, गोला बारूद की बात करते हैं। इसका मतलब है कि हर एक के दिमाग में रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य ये कोई विषय नहीं रहा। ज़्यादातर देशों के जो राजनेता हैं वो मिसाइल, तमंचा, बंदूक इकट्ठा कर रहे हैं। ये किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? ये जाहिर है लड़ने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। एक देश तैयारी करता है, दूसरा देश मजबूरी में तैयारी करता है। एक देश हमले की तैयारी करता है, दूसरा देश मजबूरी में रक्षा के लिए तैयारी करता है। भारत की भी स्थिति करीब करीब यही है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ चीन है, एक तरफ में पाकिस्तान है, और भारत की जो मजबूरियां हैं कि हमें चीन के बराबर भी बैठना है, पाकिस्तान की। तो मैं कुल मिलाकर ज्योतिष की चर्चा कर रहा था कि 29 मार्च से जब शनि मीन राशि में आए और जब फिर राहु जो है 18 मई तक रहे, और मगर उसके बाद भी अभी देखते हैं कि काल पुरुष के 12वें स्थिति पर शनि है और 11वें स्थिति पर राहु है। इसका मतलब बहुत साफ है कि अभी भी वो जो उद्दंडता है वो खत्म हुई नहीं। आने वाले दिनों में भी आपको इस तरह की विपत्तियां देखने को मिल सकती है। पंडित जी, क्योंकि अभी 6 महीनों का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, और इन 6 महीनों में भारत ने बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं देख ली हैं, बहुत बड़ी घटनाओं का साक्षी भारत की जनता बनी है। अब बाकी के 6 महीनों की अगर बात करें, तो इन 6 महीनों में भारत की कुंडली में आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? कौन कौन सी घटनाओं के लिए देश को, सरकार को, प्रशासन को तैयार रहना होगा और कितना अलर्ट रहना होगा? देखिए जब भारत आज़ाद हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की कुंडली एक बार खोल लूँ, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं जी। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय तारीख थी 15 अगस्त, और 15 अगस्त को जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे पास में 12:20 में कोई हमारा ऐलान होता है और हम स्वतंत्र भारत के रूप में अपने आप को प्रेषित करते हैं। हम कहते हैं भाई हम स्वतंत्र हो गए। और हम अगर उस समय की जन्म कुंडली को बना के देखें तो ये समझ में आता है कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत 12:20 पे खुद को आज़ाद घोषित करता है, उस समय जन्म लग्न मेरे हिसाब से वृषभ थी और राशि कर्क थी। अब अगर हम कर्क राशि से पूरे ग्रहों को, आज के ग्रहों को हम अरेंज कर दें तो हमको समझ में आता है कि कर्क राशि से जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो होंगी। कर्क राशि बना लगभग मीन राशि, 1 मिनट लगेगा बस।
कर्क राशि माना दूसरी राशि करीब 8 बजे। तो अभी जो भारत की जो स्थिति है वो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी भारत की स्थिति, ये मैंने पहले भी कहा था कि भारत के अपने पड़ोसियों से रिश्ता खराब हो सकता है। और ये कर्क राशि भी देखिए कि बृहस्पति भाग्येश होकर के 12वें स्थान में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ग्रहों की स्थितियाँ, क्योंकि राशि कर्क है भारत की, और हम गोचर को अगर देखें तो हमारा राहु अष्टम स्थान में है। मतलब बहुत मेजर कैजुअलिटीज़ के चांसेस हैं यहाँ पे, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटीज़ हों या फिर वॉर हो या अपने पड़ोसियों के साथ रिलेशन हो, ये सभी के सभी चीज़ें रिस्क में हैं। भाग्येश बृहस्पति 12वें स्थान में जो देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर काफ़ी ज़्यादा तनाव रहेगा। यदि हम मंगल को देखें तो एक अच्छी चीज़ ये है कि दशम स्थान में शुक्र बैठा है, राजा बेहद तनाव में है, मगर राज्य की व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। ध्यान दीजिएगा, दो अलग अलग चीजें कह रहा हूं कि राजा बेहद तनाव में है मगर राज्य की व्यवस्था उनके संपूर्ण नियंत्रण में है। मतलब सब कुछ के बाद में भी देश का जो आर्थिक विकास या जो आर्थिक समृद्धि या जो आर्थिक शक्ति जो है वो टूटने नहीं पाएगी। और जहाँ तक प्रजा का सवाल है, यस, जो सप्तमा चतुर्थाधिपति जो है शुक्र दशम स्थान में है, यस, प्रजा को थोड़ा सा तनाव यानी महंगाई जैसी चीज़ें, असुरक्षा जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी यहाँ पर यह है कि एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसका अर्थ मुझे अभी समझ नहीं आ रहा है, पर मैं शायद आगे आप बात करते रहेंगे तो मैं समझूंगा कि सप्तमे शनि भाग्य स्थान में बैठा है। इसका मतलब ये है कि भारत का कोई बहुत ताकतवर मित्र उसके साथ रहेगा। तो एक संभावना ये दिखती है कि जो रशिया है, जिससे हमारे नेचुरल और बहुत पुराने नैसर्गिक संबंध रहे हैं, वैश्विक संबंध रहे हैं, हमारे इस राष्ट्रीय संबंध रहे हैं, मित्रवत संबंध रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चीन के साथ में भी हमारे रिलेशंस काफ़ी बेहतर बनेंगे। तो इसके दो मतलब दिखाई पड़ते हैं कि अगर चीन इंडिया और चीन भारत और रशिया एक हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बहुत ताकतवर जोन साउथ एशिया में तैयार होगा। और ऐसा लगता है कि जो पश्चिमी जो पावर जोन है वो साउथ एशिया की तरफ शिफ्ट करेगा। ये एक बड़ी जंग की वजह हो सकता है, इसे आप कभी गंभीरता से लीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आने वाले दिनों में जो यूरोप या अमेरिका या फिर ब्रिटेन या फ्रांस है ना, इन सब के टारगेट में ये तीन देश होंगे, भारत, रशिया और चीन। एकदम याद रखिएगा। और ये अलग अलग जगहों पर इस तरह की कॉन्स्पिरेसी आपको देखने को मिल सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात पंडित जी आपने कही है कि रूस जिसे ताकतवर देश माना जाता है वो आने वाले वक्त में भारत के साथ खड़ा हो सकता है। और एक बड़ी बात चाइना को लेकर जिसका जिक्र आपने किया, लेकिन बात पाकिस्तान की भी होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में जो कुछ घटनाएं भारत में घटी हैं, पहलगाम हमले के बाद युद्ध की तरफ भारत जा रहा था लेकिन वो टल गया। अब क्या आगे 6 महीनों के अंदर ऐसे कोई हालात हम फिर से निर्मित होते देख सकते हैं? क्या भारत को उसके लिए तैयार रहना होगा दुश्मन देश की तरफ से, या इस तरह की घटनाएं परिस्थितियां निर्मित हो या भारत की तरफ से ऐसा कुछ, क्या इसके लिए भी तैयार रहना होगा? देखिए, आपको एक बात मैं बता देता हूं। पाकिस्तान को आप यूं समझिए कि वो एक भाड़े का शार्प शूटर है, राइट? तो अगर भारत के साथ में किसी तरह का मिसचीफ भारत के साथ होना है तो वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के थ्रू ही होगा, ये तय है जी। इसका मतलब ये है कि जो CIA या पेंटागन है वो हर हालत में चाहेगी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन खराब हो, मगर रशिया और चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत जो है इस वॉर में आवे, क्योंकि अगर भारत वॉर में आता है तो जाहिर है पाकिस्तान में चीन का जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो मजबूर करेगा कि चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ आवे और भारत के साथ वॉर एक्सकलेट हो सकता है। इसलिए भूल के भी रशिया नहीं चाहेगा कि चीन और भारत आमने सामने हो। पर एक बात तय है कि ये जो हमारे दो देश हैं पड़ोस के, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों ही
दोनों ही भाड़े के देश हैं। इन देशों के लोगों की बात कहा जाए या इन देशों के राजनेताओं की बात कहा जाए, इनके अंदर दूरदृष्टि बिल्कुल नहीं है और ये इस तरह की बेवकूफ़ियाँ पक्के तौर पर कर सकते हैं। मगर याद रखिए कि भारत के साथ पाकिस्तान या बांग्लादेश में वॉर नहीं होगा। लिमिटेड कोई ऑपरेशंस हो सकते हैं, मगर भारत किसी भी अवस्था में वॉर में, बड़े वॉर में शामिल नहीं होगा। पंडित जी, सवाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक हाल ही की एक बड़ी घटना, विमान हादसा जो हुआ, सदी की सबसे बड़ी घटना, जिसे एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना जिसे कहा जा रहा है, सवाल मेरा उससे जुड़ा हुआ ये है कि 200 से ज़्यादा पैसेंजर एक विमान में सवार होते हैं, वो विमान हवा में उड़ता है और अचानक उड़ते ही क्रैश हो जाता है, लेकिन वो गिरता है एक हॉस्टल पर जाकर, जहां अंदर हॉस्पिटल का स्टाफ रहता है, डॉक्टर्स रहते हैं, तमाम जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो रहते हैं। क्या इसका भी कोई कनेक्शन है कि एक विमान उस जगह पर जाकर गिरता है जहां मेडिकल स्टूडेंट हो या डॉक्टर हो? हाँ, जिस समय ये दुर्घटना हुई उस समय के अगर ग्रहों के गोचर की स्थिति देखें तो मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि जो ये एरोप्लेन हादसा हुआ, ये तो निश्चित तौर पर एक ग्रहों की परिस्थितियों के कारण हुआ, निश्चित तौर पे ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जिस समय ये हादसा हुआ उस समय ग्रहों की स्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, ये तो पक्के तौर पर है। और उसी के कारण जैसे मैं देखता हूँ कि इस समय जो ग्रहों की स्थिति, जैसे राहु मीन राशि पर है, शनि जो राहु कुंभ राशि पर है, शनि मीन राशि पर है, शुक्र मेष राशि पर है। तो एक्चुअली हम देखें कि जो मेष राशि का शुक्र है वो एक तरह का मार्केश है काल पुरुष के लिए। तो इस समय बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी आपको दिखाई पड़ेगी, है ना। ये बिल्कुल भी अपने को समझना पड़ेगा। और ये जो अभी जो हादसे हुए वो आमतौर पे मेष लग्न आमतौर पे मेडिकल के लोगों से कनेक्टेड है, इसलिए तो इस समय जो कैजुअलिटीज़ हो रही हैं उसका एक बड़ा जो हिस्सा जो है वो मेडिकल के लोगों से जुड़े हुए लोग भी हो सकते हैं। और क्योंकि मेष लग्न के और भी दूसरे व्यापार हैं जिससे जुड़े हुए लोग इस तरह की बड़ी कैजुअलिटी के शिकार हो सकते हैं। पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी, क्योंकि ये जो 6 महीने में लगातार हादसे हुए हैं, इन हादसों को 9 नंबर से, एक 9 अंक उससे जोड़कर देखा जा रहा है, इसका आखिर कनेक्शन क्या है? मंगलवार का और 9 नंबर का आखिर हादसों से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है इसका? देखिए क्या है, मंगलवार और 9 नंबर ये दोनों ही जैसे मंगल का ही नंबर है 9, और मंगल जो है वो अपने आप में एक क्रूर प्लैनेट माना जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी मंगल का ही खेल है और मंगल के कारण ही ये बड़े हादसे होते हैं। मंगलवार को ही जीती थी और दूसरे दिन एक बड़ी घटना हो गई थी। जो मंगल 9 नंबर, हाँ, ये आमतौर पे इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। मंगलवार के दिन इस तरह की बड़ी दुर्घटनाओं से एकदम इनकार नहीं है, क्योंकि मंगलवार है और इस समय जो थ्रेट है वो ये इसी चीज़ का है कि भाई मंगल बेहद आक्रामक है और इसके चलते इस तरह की परेशानी है। पंडित जी, अगर मैं देश दुनिया के हिसाब से पूछूं, क्योंकि दुनिया में भी काफ़ी उथल पुथल इस वक्त मची है, रूस यूक्रेन जो पिछले 3-3.5 साल से लगातार जंग में खड़े हुए हैं, संघर्ष वहाँ पर चल रहा है, कभी दूसरे देशों की तरफ से अटैक हो जाता है। हाल ही में अब इजराइल और ईरान को हम देख लें, वहाँ पर भी युद्ध के जंग के हालात इस वक्त बन रहे हैं। दुनिया की दृष्टि से अगर मैं समझना चाहूँ तो 2025 कितना कठिन रहने वाला है दुनिया के लिए? 2025 कितना कठिन होने वाला है, इसका थोड़ा सा अंदाजा ऐसा समझिए कि ये एक तरह का वॉर टाइम है ना। मुझे सर्दी हो रखी है, बहुत अधिक कोरोना अपना पैर पसारा है, यूक्रेन और रशिया युद्ध में है, फ्रांस ब्रिटेन उसमें शामिल होने वाले हैं, इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान में यमन हूती समर्थन कर रहे हैं,
भारत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है, पाकिस्तान भारत में प्रॉब्लम देना चाहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी फैल रही है, इस बार बारिश काफ़ी अनियमित होने वाली है, रिसेशन काफ़ी बढ़ा हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपने 35% स्टाफ और निकाल दिए हैं। चीन, जापान, रशिया, कनाडा, फ्रांस, ये जितने भी यूरोप के देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं, ये अपने व्यापार में तंगी और मंदी को महसूस कर रहे हैं। अगर आप कुल मिलाकर के सारी चीज़ों को क्लब करके देखें तो मैं कह सकता हूँ कि ये समय भयानक परिस्थितियाँ पैदा कर रहा है। मगर सवाल ये है कि क्या इन परिस्थितियों से डरना चाहिए या लड़ना चाहिए। जाहिर है अगर हमें ज़िंदा रहना है तो संघर्ष करना होगा। इसलिए जब मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत के 145 करोड़ लोगों को चाहिए कि वे अपनी आर्थिक परिस्थितियों के लिए एकदम तैयार रहें और शासन पर कम से कम दबाव डालें, क्योंकि इस समय अधिक से अधिक उपार्जन करना इस देश के लिए ज़रूरी है। अपनी सुरक्षा अपने साथ रखें, चाहे वो बीमारी को लेकर के हो या सामाजिक सुरक्षा हो, नैतिक सुरक्षा हो, विधिक सुरक्षा हो, कानूनी सुरक्षा हो, हर तरह की सुरक्षा अपने पास लें और सरकारों को अपने ढंग से डिसीजन लेने के लिए थोड़ा सा स्वतंत्र करें, ताकि सरकारें वैश्विक मामलों में ज़्यादा गंभीरता से देश के लिए सोच सकें। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि देखिए दुनिया की बात तो हम क्या ही सोचेंगे, मैं तो मेरे देश की ही सोच लूँ उतनी बहुत है, क्योंकि इस देश में भी 145 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं और इस समय जो इस देश के लोग जो दुनिया में रहते हैं उनके लिए भी व्यापार की तंगी है। तो कुल मिलाकर के ये समय बहुत अच्छा नहीं है और आने वाला समय माफ़ करिएगा आप तो 6 महीने की बात कर रही, पर मुझे से लगता है अभी लगभग 3.5 से 4 साल इसी तरह के दिखाई पड़ सकते हैं और ये और भी भयानक स्थिति हो सकती है। इसलिए देशवासियों को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी, ये जो बातें आप कह रहे हैं इस वक्त तमाम दर्शक इन बातों को सुन रहे हैं। तैयार रहना होगा, हमें पूरी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन 3.5-4 साल का 4.5 साल का जिक्र आप करें, क्योंकि 6 महीने ही इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं कि देश डरने लगा है। अब अगर मैं जिन आप ग्रहों की चाल की बात कर रहे हैं, मंगल की युति और 9 नंबर का कनेक्शन, ये सब तमाम जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या ये हमेशा नुकसानदायक ही होते हैं? क्या हमेशा ये बड़ी बड़ी घटनाओं को ही इनके कारण हमें देखना पड़ेगा? देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको विस्तार से समझाता हूँ। हमारे 60 संवत्सर होते हैं जी, है ना। 20 संवत्सर ब्रह्मा के, 20 विष्णु के और 20 शिव के होते हैं। शिव माने संहारक। जो 20 संवत्सर थे, जो संहारक, जो शिव का जो संवत्सर है वो शुरू हुआ 2014 से। 2014 में एक विशेष घटना घटी जो शायद लोगों को समझ में आवे या नहीं आवे। हिंदुस्तान में लगभग 1947 के बाद से चल आ रही जितनी भी छोटी बड़ी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों का परिणाम एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी जी स्थापित हुए। ये भारत में बड़ा परिवर्तन आया और बहुत तेजी से डिसीजन लिए जाने लगे, है ना। यहाँ से शिव के संवत्सर का प्रारंभ हुआ, ध्यान रखिएगा। तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगभग 12 संवत्सर गुजर चुके जो शिव के संवत्सर है, जिसमें संहार सबसे ज्यादा है। और इसका अभी 20-20 साल के संवत्सर के साइकिल है। 20 साल ब्रह्मा जी के, 20 साल विष्णु जी के, 20 साल शिव जी के। इसका मतलब यह है कि अभी शिव के संवत्सर जो चल रहे हैं उसमें 8 साल और बाकी हैं। और अगर हम 2025 में 8 देखें तो 2033। अब सवाल ये है कि अभी जो शुरुआत के जो 3.5-4 साल हैं, ये जो भगवान शिव के संवत्सर के सबसे खराब संवत्सर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस संवत्सर का नाम है कालयुक्त। कालयुक्त नाम संवत्सर है ये, और ये ऐसे ही नाम नहीं पड़ा, ये भगवान शिव के संहारक शक्ति का परिणाम है।
तो ये केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया भर में इस तरह का काल मंडराएगा, ये तय है। और चूंकि काल मंडराएगा वो मेरे और आपके कारण नहीं मंडराएगा, मगर इस काल के साथ हमें अगर सरवाइव करना है तो हमारे जीवन में निजी जो हमारे निजी चर्या है वो बहुत अनुशासित होनी चाहिए, और हम आत्मनिर्भर रहें, खूब स्वस्थ रहें, जागृत रहें, होश में रहें, अपने काम को समय पर करें, अपनी सुरक्षा देखकर करें। यहाँ पे जो प्रलय है वो व्यक्ति के अंदर यानी चारित्रिक दोष भी है। यदि आप इस समय वो एक लड़की, क्या नाम है अभी जो जिसने अपने पति की हत्या की, सोनम है ना, हाँ, उसको भी भूलिए मत, सोनम, हाँ उसको भूलिए मत, है ना, ये भी चारित्रिक दोष है, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके पहले एक और लड़की थी जिसने डब्बे में डाल दिया था वो ड्रम में, और मुस्कान सौरभ, तो ये सब चीजें जाने रही है। हाँ, तो ये चारित्रिक दोष भी है। मतलब जो मैं बोलता हूँ कि ये प्रलय काल है, प्रलय जो है वो आपके दिमाग के अंदर है ना। इसमें चारित्रिक प्रलय है, आर्थिक प्रलय है, शारीरिक प्रलय है, राजनीतिक प्रलय है, हर तरह का प्रलय चल रहा है। और इस समय सरवाइव करने का एक तरीका है अपने जीवन में अधिकतम अनुशासन रखें। पंडित जी, क्योंकि समय बहुत कम है और सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक सवाल ज़रूर मैं पूछना चाहूँगी, उसका संक्षेप में सर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं मंगल केतु की युति, पहले भी हो चुकी है, आगे भी होगी, लेकिन इन सब के बीच एक आम आदमी क्या उपाय करे, क्या करना चाहिए एक इंसान को, आम इंसान को? देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि अवश्य में वही भोक्तव्यं कर्मं कृतम कर्म शुभाशुभम, जो अपने कृतम कर्म है उसके भोग तो भोगने होते हैं, और ये हमारा ही लिखा हुआ है जिस कायनात में हमने जन्म लिया। इसलिए मेरा पहला मानना यह है कि अपने जीवन में घनघोर अनुशासन रखिए। बस ग्रह तभी असर करते हैं जब आप अनुशासन से बाहर होते हैं। जैसे अगर वो सोनम का पति शिलोंग न गया होता, अगर जो प्लेन का जो पायलट है उसने अपने सारे इंस्ट्रूमेंट टूल्स चेक कर लिए होते, अगर सरकार ने पाकिस्तान पर अटैक करने से पहले अपनी सारी तैयारी कर ली होती, है ना, जिस तरह से इजराइल ने सीधे अटैक किए थे, हम बता के ना किए होते तो शायद चीज़ें नहीं होती। मगर बहरहाल जो चीज़ें हो चुकी हैं उस पर कोई कमेंट नहीं। मगर याद रखिए कि आपको हमेशा सतर्क रहना है, अनुशासित रहना, अपनी सुरक्षा खुद देखनी है, डरने की आवश्यकता नहीं। ये तो जो होगा सो होगा ही, इस पे तो कोई बचा नहीं जा सकता। अगर ऐसा कोई रास्ता होता, न ही दुखे युजेर निन्नल राम युधिष्ठिर अवश्यम भावी भावानाम न प्रतिकार भवेत, किसी भी अवस्था में अवश्यम भावी भावों का कोई प्रतिकार नहीं होता। और यदि ऐसा होता तो नल राम युधिष्ठिर कृष्ण को आप जीवित देखते। तो ये तो अवश्य भावी, चिंता बिल्कुल न करें। आप अपने सभी दर्शकों से निवेदन करें कि हौसला बना के रखें, हम सनातनी हैं। सनातन मने जो था, जो है और जो सदा रहेगा, वो सिर्फ अपने नैतिकता और प्राकृतिक विचारों के कारण, नैतिक बल के कारण। बिल्कुल, और जो लिखा है वो तो होना ही है, लेकिन आपके कर्म बहुत अच्छे होने चाहिए, आपको अनुशासन में रहना होगा, ताकि आप अपने जीवन की आगे की घटनाओं को, हालांकि खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें कम से कम हम कमी जरूर उनमें ला सकते हैं। ये बहुत जरूरी। बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातें हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। लेकिन इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज, और आगे की खबरों के लिए जुड़े मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ।